हेलो बच्चों। आज फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे नीट सिलेक्शन बैच में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अभी तक हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर चल रहा है। और इसके अंदर लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, क्या डिस्कशन किया था हमने कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा है वो कैसा दिखाई देता है। हम लोगों ने ये भी बात की थी कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है वो कैसा होता है, एक एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने कुछ सीरीज के बारे में बात की थी, जो कि थी लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट और पीफंड। और ये सीरीज हम लोगों को लाइन में ही याद करनी जरूरी है, क्योंकि अगर हम बात करें लाइमन की तो लाइमन कौन से रीजन में आती थी, यूवी रीजन में आती थी। और इसमें इलेक्ट्रॉन गिर के कौन कौन से लेवल पे आता था, फर्स्ट लेवल पे आता था। ठीक है, गिर के बिल्कुल जमीन पे, मतलब फर्स्ट लेवल यहाँ पे जमीन है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें बाल्मर, पाश्चन और ब्रैकेट और पीफा, तो बाल्मर की अगर हम बात करें तो बाल्मर किस में आता था, विजिबल रीजन में आता था। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गिर के कहां पर आता था, सेकेंड ऑर्बिट में आता था। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, पाश्चन, ब्रैकेट और पीफंड की, तो ये सारी की सारी किसके अंदर आती थी, इंफ्रारेड रीजन के अंदर आती थी। अब इसके अंदर भी फार और नियर इंफ्रारेड वगैरह जैसी चीजें भी होती हैं, लेकिन आप लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है, आपके एग्जाम में उतना कभी नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो पाश्चन का भी आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पर तीसरे ऑर्बिट में गिर के आता था इलेक्ट्रॉन। और ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो इसमें चौथे ऑर्बिट में। और पी फंड में अगर हम बात करें तो पांचवें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गिरकर आता था, जिसे हमने क्या बोल दिया था, अपनी कन्वेंशन के लिए एन वन हमने डिनोट कर दिया था किसको, लोअर ऑर्बिट को। मैंने आपको ये भी बोला था कि आप चाहो तो इसे एन फाइनल से दिखा दो, या जो भी आपका मन करे आप इसके लिए कुछ और टर्म भी यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कंप्लीटली वो आपके ऊपर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं किसके अंदर, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा के। अब देखो, एनर्जी कैलकुलेट करना आप लोग ऑलरेडी जानते हो। एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए तीन फॉर्मूले आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसके अंदर से अभी हम लोग सिर्फ एक फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वो फॉर्मूला कौन सा है, -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू Z²/n² जूल पर एटम। आप चाहो तो सेम यही काम दूसरे फॉर्मूला में भी कर सकते हो, बस आप जानते हो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक जगह पे वैल्यू कितनी हो जाती थी, -1312 हो जाती थी, बाकी सब चीजें सेम रहती थी। और वो किस में होता था, किलो जूल पर मोल में होता था। ठीक है, और इसी तरीके से एक और फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, क्या -13.6 उसमें वैल्यू आती थी, और उसमें जो यूनिट हो जाती थी वो क्या हो जाती थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाती थी। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं एनर्जी का डिफरेंस किसके बीच में, दो ऑर्बिट के बीच में। सिंपल, देखो कैसे निकालो। ये मेरी पहली ऑर्बिट है, ये मेरी दूसरी ऑर्बिट, ये मेरी पहली ऑर्बिट है, ये मेरी दूसरी ऑर्बिट है। अगर मैं इसकी एनर्जी जानता हूं और मैं इसकी एनर्जी जानता हूं, तो मुझे पता लग जाएगा कि इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या है। क्यों, मान लो इसकी एनर्जी 100 है, ये उससे ऊपर बैठा है ना, इसकी एनर्जी मान लो 500 है, तो इसका मतलब दोनों में डिफरेंस कितना है, 400 का। कैसे पता लगा, क्योंकि भाई नीचे से ऊपर जाएगा तो 400 देनी पड़ेगी, और ऊपर से नीचे आएगा 400 देगा। ठीक है, ये रिलीज करेगा। तो इसीलिए समझ गए, एनर्जी डिफरेंस निकालना बहुत आसान है। क्या करोगे, सिंपल, जो फॉर्मूला लगाया था, एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालो। अभी देखो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन एटम की बात कर ली ना डायरेक्टली, तो इसीलिए हमने क्या ले लिया यहाँ पर, इसीलिए हमने जेड को यहाँ पर 1 ले लिया। ठीक है, इसीलिए मैंने Z² वाली टर्म यहाँ पर नहीं लिखी। आप समझ गए होगे, सिंपल, क्योंकि z क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, है ना। ये तो सब चीजें बहुत अच्छे से जानते हो यार, ये चीजें तो बताने की जरूरत नहीं है ना, पता है ना सबको। -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन में n2 का स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑर्बिट जो है उसका स्क्वायर कर रहे हैं। n1, n1 क्या है यहाँ पर, अब देखो बाकी सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पे क्या हो गया, n1 का स्क्वायर, यानी कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका स्क्वायर, जूल पर एटम। डेल्टा ई, डेल्टा ई क्या है, दोनों में एनर्जी डिफरेंस, E2 माइनस E1। एनर्जी 2 की कितनी है, उसमें से माइनस कर दो किसकी, 1 की, आपके पास एनर्जी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब देखो
टू की कितनी है, माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10⁻−18 अपॉन में n2 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये जो है ये माइनस का साइन था बीच में और माइनस का साइन इधर भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो आप जब इसमें प्लस का साइन लगा दोगे, आप यहाँ पर देखो कि 2.18 इंटू 10⁻−18 दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन ले लिया। अब आपकी मर्जी थी, मैं आपको ये अलग से दिखा देता हूँ करके। आपकी मर्जी थी, ये क्या था, इधर क्या बचा बोलो, माइनस ऑफ 1/n 2 का स्क्वायर, और इधर क्या बचा प्लस 1/n1 का स्क्वायर, यही बचा। अब आपकी मर्जी थी, चाहे तो आप इधर से माइनस कॉमन ले लेते, ठीक है, अगर आप क्या करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते तो क्या बचता, बाहर आ जाता माइनस, ठीक है, बाहर क्या आ जाता माइनस। अब देखो ये है माइनस का 1/n2 स्क्वायर और ये है प्लस का 1/n1 स्क्वायर। तो अगर आप माइनस बाहर ले लेते कॉमन तो क्या हो जाता 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। लेकिन एक और भी तो तरीका है, आपको माइनस कॉमन लेना क्यों ही है, एक काम करो ना, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। भाई एक तरीका ये भी तो है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। आप दोनों ही तरीके से इसको लिख सकते हो, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों ही सही है। तो कौन सा हम लिखें, कोई सा भी लिख लो, जो आपको याद रहता है वो लिख लो, क्वेश्चन दोनों से सॉल्व होगा आपका, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो सिंपल, अभी हमने ये वाला लिख दिया क्योंकि भाई एक ही लिखने वाले थे, चाहे तो आप दूसरा वाला भी लिख लो, कोई मतलब नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सिंपल है। तो 1/n1 स्क्वायर माइनस में 1/n2 स्क्वायर, तो यही चीज हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दी जूल पर एटम। तो अब इससे पता है फायदा क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि अब ऑर्बिट के लिए अलग अलग में दोबारा माइनस करने का चक्कर पड़ेगा ही नहीं। सीधे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई सा भी ऑर्बिट उठा दो, मान लो तीसरे ऑर्बिट से चौथे ऑर्बिट की बात हो रही है, फोर्थ से थर्ड, कि भाई ये चौथा ऑर्बिट है तीसरा ऑर्बिट है, लिख दो सीधे, यहाँ पे 4 लिखो यहाँ पे 3 लिखो, इसका स्क्वायर कर दो इसका स्क्वायर कर दो, हो गया क्वेश्चन, ठीक है, इतना सिंपल हो गया आपका काम। तो हमने एक जनरल फॉर्मूला बना लिया और उस जनरल फॉर्मूला से हम आसानी से बस वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। डेल्टा ई कितना आ गया यहाँ पे 2.18 इंटू 10⁻18। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर हमने हाइड्रोजन की बात कर ली, तो जब हमने हाइड्रोजन की बात कर ली तो फिर Z तो क्या हो गया, सीधे सीधे 1 हो गया, तो उसको लिखना ना लिखना बराबर था। लेकिन अगर आप बात करना चाहते हो हीलियम की लिथियम की, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा Z²। क्यों, क्योंकि भाई अगर हीलियम होगा लिथियम होगा तब तो आंसर बदल जाएगा ना, ऊपर वाले फॉर्मूले से करोगे तो आपका आंसर आएगा ही नहीं। आंसर को लाने के लिए आपको क्या चाहिए, रियल फॉर्मूला चाहिए ना, एक्चुअल फॉर्मूला। यहाँ पे तो हमने इसको क्या कर दिया था, जेड को नेग्लेक्ट कर दिया था कि भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के केस में तो 1 का स्क्वायर है ही, तो इसका मतलब सेम ही हो गया, ठीक है। तो आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे Z² करके लिख लो, फिर सॉल्व कर लो, दोनों एक ही बात है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए वैलिड नहीं, हाइड्रोजन के लिए भी वैलिड है, ठीक है, लिखा है ना मैंने, फॉर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम सबके लिए वैलिड है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको Z दे रखा है, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है और मेन फॉर्मूला सब पे लगेगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी की, किस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी भी आपसे कभी कभार क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर पूछ लेता है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है उसी के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी निकल गई, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला आप जानते हो क्या, E इज इक्वल टू एच न्यू, क्या जानते हो, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो वही लिख दिया हमने, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू। एक स्मॉल एनर्जी में जो चेंज है, जो भी एनर्जी में चेंज था वो इज इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू क्या हो गया डेल्टा E बाय एच। अब एच की वैल्यू आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, एच क्या होता है हमारा प्लांक्स कांस्टेंट, और इस जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अब तक तो आप लोगों को वैल्यू बहुत अच्छे से याद हो चुकी होगी, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, क्यों लिया, ये सेम हमने फॉर्मूला बस कुछ नहीं लिया, सीधे सीधे फॉर्मूला उठा के उधर रख दिया और h की वैल्यू बस नीचे। अब h की वैल्यू खोल दी हमने, देखो 6.626 इंटू 10⁻34। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप आराम से सॉल्व करके इसको देखना, आपका आंसर इतना ही आएगा 3.29 इंटू 10⁻15
1/n1² माइनस 1/n2² हर्ट्ज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला, एनर्जी वाला तो आपको याद हो गया होगा, बस सिंपल 1/n1² माइनस 1/n2²। बाकी कुछ चेंज नहीं है, 2.18 इंटू 10⁻18 चल रहा है, सेम है। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी के लिए याद रखना है 3.29 इंटू 10⁻15, और क्या हो गया हर्ट्ज। ठीक है, 1/n1² माइनस में 1/n2² सेम रहेगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अगर ये चीज फंडा क्लियर है तो चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हम लोग वेव नंबर के बारे में। चलिए, अगर आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया है, चलिए तो देखते हैं हम वेव नंबर को। अब देखिए, वेव नंबर आप लोगों को याद होगा, वेव नंबर क्या होता है, 1/λ। ठीक है, 1/λ। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, ई इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू क्या था, सी बाय लैम्डा के बराबर था, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन में लैम्डा। अब सिंपल, आप लोगों को 1/λ की वैल्यू चाहिए ना, तो इस एच सी को नीचे ले जाओ। अब जब आप ये वैल्यू सॉल्व करोगे, डेल्टा ई बाई एच सी, तो यहाँ पर देखो एनर्जी के साथ क्या आया होगा, 1/n1² माइनस में 1/n2²। हम लोगों ने अभी पीछे देखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो 2.18 इंटू 10⁻18 है, और ये जो h है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप लोग जानते हो क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और अगर हम बात करें c की, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू क्या है, 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस पूरे वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक कैपिटल आता है, या फिर एक हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, कैपिटल लेटर है क्या, आर। ठीक है, कैपिटल लेटर आर से इस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं, जिसे बोला जाता है क्या, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है अगर पूछ लेगा आपसे, तो 109677 पर सेंटीमीटर। ठीक है, 109677 पर सेंटीमीटर। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मान लो कि आप इसको डेसिमल को खिसकाते जाओगे, कितने पॉइंट खिसका रहे हो, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट लेफ्ट में लेके गए हो डेसिमल को, तो पावर क्या होगी, ऐड होगी, तो 5 पावर ऐड हो गई। ठीक है, तो 1.09677 इंटू 10⁵ पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/λ इक्वल टू आर 1/n1² माइनस में 1/n2² इंटू में z²। क्यों लगा दिया मैंने, अब आप लोग समझ गए होंगे किसके लिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ हीलियम या लिथियम की, तो फिर मैं क्या कर दूंगा, H, तो फिर मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर He+, या जैसे ही हमने Li2+ यूज किया तो तुरंत मैं क्या लगा दूंगा, z²। क्यों लगा दूंगा, क्योंकि z आप लोग जानते हो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं हम लोग, वेवलेंथ निकालते हैं किसके लिए, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए, और वेवलेंथ हम कैलकुलेट करने वाले किसके लिए, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए। अब ये कैलकुलेशन मैं आप लोग को क्यों करा रहा हूं, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या तो क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। दूसरी चीज ये भी है कि आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही जरूरी चीज यहाँ पर आपको सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, अब ये देखो क्या जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीक्रेट चीज है, किसी को बताना मत। ठीक है, चलिए देखें क्या क्या करने वाले हम लोग यहाँ पे। देखो, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की बात हो, किसकी बात हो रही है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की बात हो रही है। अब आप लोग फॉर्मूला जानते हो, 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1² माइनस में 1/n2²। अभी एक काम करते हैं हम लोग ना, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, और N1 हमने, भाई लाइमन सीरीज है ना, लाइमन सीरीज है तो क्या होगा, N1 इज इक्वल टू 1, गिर के कहाँ आएगा, 1 पे, और पहला गिर रहा है तो बताओ सबसे पहले किससे गिरेगा, दूसरे से पहले पे आएगा ना, फर्स्ट लाइन तो दूसरे से पहले वाली होगी, फिर दूसरी लाइन कहाँ होगी, तीसरे से जब पहले पे गिरेगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो देखो 1/λ इज इक्वल टू आर n1² यानी कि 1/1² माइनस में 1/2²। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1 माइनस में 1/4 है ना, क्योंकि 2² क्या हो गया, 4 हो गया। 1 माइनस में 1/4 क्या हो जाएगा, 4 माइनस में 3, एलसीएम जब लोगे तो 4 माइनस में 3, 4 माइनस में 1 क्या होगा, 3/4। मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, आर 1 माइनस में 1/4
जिसको आप सॉल्व करोगे तो इधर एलसीएम लोगे 4, 4 माइनस में 1 क्या आएगा 3, 3 अपॉन में 4। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास 3 अपॉन में 4 आर। अब आपको तो चाहिए लैम्डा, तो आप या तो लैम्डा को उधर ले जाओ, इनको इधर लाओ, या फिर सीधे सीधे दोनों को रेसिप्रोकल कर दो। इसको उल्टा करो, 1/लैम्डा का हो गया लैम्डा, इसको उल्टा करो 3/4 का क्या हो गया 4/3। तो ये क्या हो गया हमारे पास 4/3 आर। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास 4/3 आर। लास्ट लाइन ऑफ लाइनमैन सीरीज। अब आप सोच सकते हो लास्ट लाइन कहाँ होगी, मैंने आपको बताया था कि इसमें लाइनें खत्म नहीं होती है, लाइनें चलती जाती हैं। तो लास्ट लाइन कहाँ मानोगे, इनफाइनाइट। ठीक है, अनडिफाइंड, हमें नहीं पता कि कहां तक खत्म होगी जाती, लगा लो इनफाइनाइट। अब करें इसको सॉल्व। अगेन 1/लैम्डा इक्वल्स टू आर 1/n1 स्क्वायर है माइनस 1/n2 स्क्वायर है। ठीक है, कोई फंडा क्लियर तो है ना, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे। 1/n1 स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। अब इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या होगा भाई, इनफाइनाइट ही होगा, इनफाइनाइट। और 1/इनफाइनाइट क्या होगा 0, 1/इनफाइनाइट क्या होगा 0। वही कर दो, आर इंटू में 1/इनफाइनाइट 0 हो गया, तो ये माइनस 0 करोगे तो 0 खत्म हो गया, और ये बचा 1, 1/लैम्डा इक्वल्स टू आर। उल्टा कर दो, फिर से उल्टा करोगे तो क्या आएगा, बोलो उल्टा करोगे तो क्या आएगा, लैम्डा इक्वल्स टू 1/आर। क्या आप एक चीज देख पा रहे हो, यहाँ पर ये था 4/3 आर, यहाँ पर ये है 1/आर, यहाँ पर ये क्या था 4/3 आर, और यहाँ पर ये क्या है 1/आर। तो आप एक चीज नोटिस करो, लैम्डा, एक मिनट हम लोगों ने यहाँ पे आर 3/4 आर लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 आर। कुछ उल्टा ले लिया ना हमने यहाँ पे, नीचे ये भी आर ही होगा क्योंकि इसको भी उल्टा करोगे ना। ठीक है, 4/3 आर हो गया। अब देखो, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जो फर्स्ट लाइन है, देखो 1/आर तो दोनों में आ रहा है, लेकिन अगर आप इस वैल्यू को देखोगे तो इसके साथ वाली जो वैल्यू है क्या है 1, जबकि ये वैल्यू क्या है 1.33, ये वैल्यू क्या है 1.33। तो क्या आप देख पा रहे हो कि जो फर्स्ट लाइन है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, जो फर्स्ट लाइन है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। अगर सबसे ज्यादा वेवलेंथ है तो इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, खुद सोचो कि ये पहली लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी, फिर इसके ऊपर तीसरी, चौथी, पांचवी। तो मुझे एक बात बताओ, जब यहां से यहां गिरेगा तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी, या यहां से यहां गिरेगा तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ज्यादा ऊपर से गिरेगा तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी पे बैठा था। जितनी ज्यादा एनर्जी पे बैठा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। और एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के उल्टी होती है। हम लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा है hc/लैम्डा। ऐसे ही हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इसका मतलब कैसे न्यू इक्वल्स टू c/लैम्डा हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। तो इसका मतलब अगर इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब जो फर्स्ट लाइन होती है किसी भी सीरीज की, आप लाइनमैन के लिए हमने निकाला, आप ये क्वेश्चन करना, आप लोग सेम यही चीज करना और बाल्मर के लिए निकालना। ठीक है, आप इसी चीज को करके पास्शन के लिए निकालना, ब्रैकेट के लिए निकालना, पी फंड के लिए निकालना। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसको जरूर करना। आप लोगों को रिजल्ट हमेशा सेम तरह के ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है, तो अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है तो इसका मतलब एनर्जी इसकी सबसे कम होगी, और साथ ही साथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम होगी इन सीरीज के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो लाइंस है उनमें सबसे कम इसी के लिए होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, इसके लिए लैम्डा क्या आ गया मैक्सिमम। इनके बीच में जितने भी सॉल्व करोगे ना, उनकी वैल्यू इससे कम आएगी और इससे ज्यादा आएगी। आप सॉल्व करके देख लेना सभी लैम्डा के लिए, आपकी वैल्यू इससे कम आएगी और इससे ज्यादा आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर वेवलेंथ क्या देखने को मिल रही है आपको, यहाँ पर वेवलेंथ सबसे कम देखने को मिल रही है। वेवलेंथ अगर सबसे कम है तो इसका मतलब यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा होगी। तो अगर आपसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है या फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज है, और आपको ऑप्शन बना के दे दे कि मैक्सिमम वेवलेंथ
ठीक है, और लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस तरह का क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, किसी भी को भी कोई अगर कोई डाउट है तो सबसे पहले ये काम करना कि इसे पहले खुद से एक बार सॉल्व करना, और उसके बाद फिर आप लोग क्या करना कि जितनी भी मैंने सीरीज और बोली है उन सीरीज के लिए आप खुद से उनको और सॉल्व करना, ताकि आप लोगों का एक कंसेप्ट एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 1/r, तो मैं यहाँ पर एक चीज बोल सकता हूँ क्या, लैम्डा जो है वो मैक्सिमम है और फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ये दोनों क्या है, मिनिमम है। इसी तरीके से यहां पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि लैम्डा जो है वो मिनिमम है और फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। चलिए तो देखते हैं हमारे अगले टॉपिक को। बेसिकली ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि हम लोगों से पूछा जाता है, किसके बेसिस पे, सीरीज के बेसिस पे। जो 5 सीरीज हम लोगों ने पढ़ी थी, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट और पी फंड। मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइमन में इलेक्ट्रॉन गिर के कहाँ पे आता है, फर्स्ट पे, फर्स्ट ऑर्बिट पे। बाल्मर में कहाँ पर आता है, सेकंड पे। और पाश्चन में कहाँ पे आता है, थर्ड पे। और ब्रैकेट में कहाँ पर आता है, फोर्थ पे। और पी फंड में कहाँ पे आता है, फिफ्थ पे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए वैसे तो एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला गिवन है जो कि काफी लेंदी फॉर्मूला है। ठीक है, तो उस फॉर्मूले से हम लोग इस क्वेश्चन को ना करने की बजाय हम लोग एक और दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n2 इज इक्वल्स टू 5 टू n1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि पांचवे से पहले पे आ रहे हैं। सिंपल, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, बस आप यहाँ पर लिखो समेशन n2 माइनस n1। अब आपको क्या करना है कि 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 यानी कि क्या आया, समेशन 4। अब 4 से लेकर 1 तक जितनी भी वैल्यू है ना सारी ऐड कर दो। 4 से लेकर 1 तक जितनी भी वैल्यू है सारी ऐड कर दो। 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितनी आई, 10 लाइन आई। अब ये 10 लाइन आप चाहो तो उस ग्राफ में जो हम लोगों ने पढ़ा था स्पेक्ट्रा, उसमें भी जाके गिन सकते हो, आपकी सेम ही आएगी। कैसे, आप देखो लाइमन सीरीज में जाओ, लाइमन सीरीज में 5 से 1 पे आएगा। ठीक है, 5 से 1 पे आ सकता है। और कहां से कहां पे आ सकता है, 5 से 1 पे आ सकता है, 4 में भी तो जा सकता है ना, तो 4 से भी 1 पे आ सकता है। 3 में भी जा सकता है तो 3 से भी 1 पे आ सकता है। 2 में भी जा सकता है तो 2 से भी 1 पे आ सकता है। 4 तो यही हो गई। इसके बाद आप देखो, फिर बाल्मर सीरीज में आप आओ, बाल्मर सीरीज में आप आओगे तो 5 से 2 पे जा सकता है, 4 से 2 पे जा सकता है। और कहां से कहां पे जा सकता है, 3 से 2 पे जा सकता है। 3 या 3 लाइनें यहाँ हो गई। फिर आप आओ पाश्चन सीरीज पे, पाश्चन सीरीज पे जब आप आओगे तो 5 से 3 पे जा सकता है, 4 से 3 पे जा सकता है। ठीक है, 5 से 4 पे भी तो जा सकता था ना, इसलिए वहां से आगे भी जा सकता है। तो 2 लाइनें यहाँ हो गई। फिर आप आओ किस पे, ब्रैकेट सीरीज पे, तो यहाँ पर 5 से 4 पे आएगा, एक लाइन हो गई, तो कितनी लाइन हो गई टोटल, 10 लाइन। तो आप चाहो तो वो लॉन्ग मेथड वो भी लगा सकते हो, पर इतना गिनने की आपको जरूरत ही नहीं है। सिंपल, अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ लाइन पूछ ली तो समेशन करो, आंसर आ गया। क्या करना है, सिंपल, जहां पे जो नंबर लिखा है उससे घटाते हुए सबको ऐड करते चलना है आपको। जैसे 4 लिखा है तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अगर आपके पास लिखा है 5 तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। 6 लिखा है तो 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। सिंपल, इतना आसान फॉर्मूला है। एक और इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला है बट वो मैं आप लोगों को नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन जो है इससे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उस फॉर्मूले पे आपको जानने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड ऑर्बिट। अब ध्यान देना है यहाँ पर, अब आपको ये तो पता लग गया सेकंड ऑर्बिट, यानी कि गिर के कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि 2 सेकंड ऑर्बिट, इस सेकंड ऑर्बिट पे जा रहा है ना, गिर के तो आपको पता लग गया 2 पे आ रहा है, पर क्वेश्चन इज कहां से आ रहा है। इसने बोला फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। अब बच्चे गलती यहाँ पे यही करते हैं। ठीक है, तुम लोग क्या करोगे, अरे फोर्थ एक्साइटेड स्टेट लिखा है, अच्छा अच्छा फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा है, नहीं,
मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट है ना, याद है? ग्राउंड स्टेट क्या थी, हमारी फर्स्ट ऑर्बिट थी, और एक्साइटेड स्टेट क्या थी, एक ऊपर। तो जब भी एक्साइटेड स्टेट की वो बात कर दे किसी के भी साथ, तो एक ऊपर चले जाना। जैसे वो बोले कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो सेकंड की बात नहीं हो रही है, सेकंड ग्राउंड स्टेट बोलता तो अलग बात होती। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो एक ऊपर जाना है आपको हमेशा। ठीक है, हमेशा क्या करना है, एक ऊपर जाना है। वैसे आपको यूजुअली ग्राउंड स्टेट के क्वेश्चन के अंदर जनरली वो आपको हमेशा क्या करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट लिख के दे देगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, अगर उस तरीके से भी लिखा आएगा तो आपको समझना है क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर अगर बोल दिया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, थर्ड ऑर्बिट की। अगर उसने बोल दिया थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो आप किसकी बात कर रहे हो, फोर्थ ऑर्बिट की। तो यहाँ पर बोला फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, तो आप समझ जाओ कि किसकी बात हो रही है, फिफ्थ की बात हो रही है। ठीक है, तो फिफ्थ ऑर्बिट की हम बात करें, n2 = 5। अब काम बहुत आसान है आपका, क्या करोगे, समेशन n2 - n1 यानी कि 5 - 2, समेशन क्या आएगा 3। तो बोलो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 3 + 2 + 1 = 6। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां कूद रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट पे कूद रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है बोलो, फिफ्थ ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट पे जा रहा है। ग्राउंड स्टेट आप समझ गए होगे, ग्राउंड स्टेट का मतलब है क्या, फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा ग्राउंड स्टेट के साथ, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट। तो सिंपल है, आसान काम है। n2 क्या था 5, और n1 क्या है 1। सेम क्वेश्चन हो गया जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो मैं आगे नहीं करा रहा हूँ, सेम आंसर है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या समझना था, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट क्या है। ग्राउंड स्टेट हम लोगों ने पहले ही बोला था, अगर नॉर्मल ग्राउंड स्टेट आपको लिखा हुआ मिल जाए, तो आपको हमेशा इसको क्या मान के चलना है कि कौन सी स्टेट की बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है। अब अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन लाइमन सीरीज विल बी। ये क्वेश्चन सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ महानुभाव निकलेंगे, जिनके अलग अलग तरह के आंसर आ रहे होंगे। वेरी गुड, जिसका आंसर आ रहा है 6, कुछ बच्चों का आंसर 6 भी आ रहा होगा, है ना। और साथ ही साथ वेरी गुड उन बच्चों को भी जिनका आंसर 3 आ रहा है। और भी कुछ आंसर आ रहा है क्या, और उन बच्चों को तो बहुत ही बड़ा वाला वेरी गुड, जिनका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दिमाग खराब हो रहा होगा तुम लोगों का, सर 0 कैसे आ रहा है, तो 0 किसका आ गया भाई, 0 इसका राइट आंसर होगा। कैसे, ध्यान से देखो यहाँ पर, हम लोग दिमाग नहीं लगाते, बस आ जाते कि क्वेश्चन, हाँ सर बैठे यार, हम तो बैठेंगे सर, कराएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अपना दिमाग चलाओ, जितना दिमाग का इस्तेमाल करोगे उतना ही तुम लोग क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन लाइमन सीरीज। बेटा लाइमन सीरीज है, ये शुरू ही फर्स्ट से होती है, n1 = 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो जा ही नहीं रहा। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब लाइमन सीरीज की तो कोई लाइन आ ही नहीं सकती, लाइमन सीरीज से पहले ही खत्म हो गया। तो इसीलिए लाइमन सीरीज में कोई लाइन नहीं आएगी इसकी। ठीक है, तो लाइमन सीरीज में क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 0। जैसे तुम्हारे नंबर आते हैं, चलो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ना, समझ तो तुम लोग गए होगे, फटाफट से नोट डाउन करो, फिर हम पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग बात करते हैं इसकी ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। अब देखिए वो घड़ी आ गई है जिसके बारे में आप लोगों को मैं काफी समय पहले से बता रहा था कि इसके लिए सही वक्त आने दो, मैं आप लोगों को बताऊं। अब वो सही वक्त आ गया है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, आप लोग समझ तो गए होंगे। मैंने आपको लिखवाया था हीलियम आयन और लिथियम आयन। जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपसे ये चीज बोली थी कि जब हम बोर की थ्योरी की बात कर रहे हैं, और उसकी बेसिस पे जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे किसकी, एनर्जी की या रेडियस की, ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, हमेशा हम लोग वहां पर एक चीज नोटिस कर रहे थे कि हमारे पास हीलियम का आयन लिखा हुआ था, लिथियम का आयन लिखा हुआ था, He+, Li2+, क्योंकि ये बोर का ड्रॉबैक था, ये बोर की कमी थी कि बोर का जो मॉडल है वो एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम को तो एक्सप्लेन कर देता था, लेकिन जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लेके जाओगे, तो वैसे ही बोर का जो मॉडल है वो क्या हो जाता था, फेल हो जाता था। तो अब बोर का मॉडल जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आप लेके गए तो फेल हो जाता था, और तो इसीलिए
हम लोग क्या कर रहे थे, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ ही डील कर रहे थे, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने देखा था He+। He+ का मतलब He में कितने होते हैं, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो He+ बन गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से तो काम चलेगा नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसीलिए हमने केवल उन सिस्टम की बात करी। तो जैसे ही अगर आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले लोगे तो बोर की जो एटॉमिक थ्योरी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर फेल हो जाएगी। पहली चीज एकदम क्लियर है, वही चीज हम लोगों ने लिखी हुई है, एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात ये है कि जो स्पेक्ट्रल लाइन पीछे आप लोगों ने पढ़ी है, एमिशन स्पेक्ट्रा जब आप लोग पढ़ रहे थे, तो जो लाइंस बन रही थी वो लाइंस भी क्या होती है, वो लाइंस भी टूट जाती हैं। अब कैसे टूट जाती हैं, ठीक है, डिवाइड हो जाती हैं। अब वो डिवीजन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है ना, आप लोगों को भी उसके बारे में कुछ जानना है, ठीक है। अगर आप लोग हायर लेवल कभी मास्टर्स में जाते हो और आप लोग उस समय पे पढ़ते हो, तो आप लोगों को वहां पर कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी देखने को मिलेंगे जिससे हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, ठीक है, और उसके बारे में और मैकेनिज्म भी जानने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए आप लोग इतना जानो कि यहाँ पर क्या होता था कि जब हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा मान लो लिया, ठीक है, तो उस समय पे एक दो चीजें हुई कि जैसे अगर मान लो कि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो क्या हो जाता था, स्प्लिटिंग हो जाती थी स्पेक्ट्रल लाइंस की। या फिर अगर मान लो बाहर मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाती थी, स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग हो जाती थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग हो रही है, और स्प्लिटिंग जो हो रही है किसी केस में, मैग्नेटिक फील्ड के केस में, इन दोनों को ही कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये भी इसका एक फेलियर था, ठीक है। ये चीज क्लियर है आप लोगों को कि दोनों में जो स्प्लिटिंग हो रही है क्यों हो रही है, ठीक है, कैसे हो रही है, इस चीज को एक्सप्लेन कौन नहीं कर पाया, बोर नहीं कर पाया। और ध्यान रखना है, इस पे जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जो स्प्लिटिंग है किसकी केस में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के केस में, तो वो कौन सा इफेक्ट कहलाता है, क्योंकि इनको दो इफेक्ट के नाम पे रखा जाता है, ठीक है। एक का नाम है स्टार्क इफेक्ट और दूसरे का नाम है जीमैन इफेक्ट। अब देखो स्टार्क इफेक्ट किसको बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में स्प्लिटिंग को, और जीमैन इफेक्ट किसके केस में स्प्लिटिंग को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड केस में स्प्लिटिंग को। अब देखो इसके लिए बहुत ही आसान एक ट्रिक है। अभी ट्रिक क्या है, देखो ध्यान से, भाई ट्रिक तो तुम लोगों को वैसे ही बहुत पसंद है ना। देखो यहाँ पर जीमैन में क्या आ रहा है, एम, जीमैन में क्या आ रहा है, एम, और एम से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जीमैन, जीमैन जैसे ही आपके दिमाग में आए तुरंत आप समझ जाओ, एम, एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब जीमैन आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आई तो दूसरा तो हम समझ गए, स्टार्क में क्या होता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता होगा। दो ही तो है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इसी पे खेलना है अपने को, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ गया आप लोगों को ट्रिक, भूलोगे तो नहीं, क्योंकि अक्सर बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट याद तो होता है लेकिन एक का दूसरे में लिखाते हैं, स्टार्क का जीमैन में और जीमैन का स्टार्क में, ठीक है। थर्ड देखो, कैन नॉट एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंगुलर मोमेंटम, कि जो क्वांटाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा था किसका, एनर्जी का और एंगुलर मोमेंटम का, आप लोगों ने पढ़ा था ना, mvr/2 पढ़ा था। ये क्वांटाइजेशन था किसका, एंगुलर मोमेंटम का। एनर्जी का भी आप लोगों ने क्वांटाइजेशन पढ़ा था, E=NH/ν, ठीक है। पर इन दोनों ही चीजों को कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये भी इसका एक फेलियर था, कैन नॉट एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंगुलर मोमेंटम। फोर्थ चीज क्या है, इसने कॉन्ट्राडिक्ट किया किसको, डी ब्रॉगली की वेव इक्वेशन को, और साथ ही साथ किसको, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। अब देखो ये दोनों ही चीजें आप लोगों ने नहीं पढ़ी, अभी आप लोग डी ब्रॉगली की वेव इक्वेशन भी पढ़ने वाले हो, और अभी आप लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पढ़ने वाले हो। अब बोर्ड ने कैसे इसको वॉयलेट किया, कैसे इसको वॉयलेट नहीं किया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट कि इसने कॉन्ट्राडिक्ट किया किसको, डी ब्रॉगली इक्वेशन को और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आता है, मान लो कि वो क्या करेगा, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी, तो बोलेगा कि कौन सा ड्रॉबैक है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर आपसे बोल देगा कि कौन सा ड्रॉबैक नहीं है, फिर 4 ऑप्शन दे देगा। तो वो आप लोगों को अगर ये पता है कि क्या क्या ड्रॉबैक है बोर की थ्योरी के, तभी आप बता पाओगे कि असल में कौन सा ड्रॉबैक वाला है जिस पे टिक करना है, या फिर कौन सा ड्रॉबैक वाला नहीं है जिस पे टिक करना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे जाते हैं तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी तो फिर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किसी डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन
और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इनसे रिलेटेड भी एग्जाम्स के अंदर न्यूमेरिकल्स आप लोगों के पूछे जाते हैं। ठीक है, जिस भी चीज से न्यूमेरिकल आते हैं। देखिए जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर ना, अभी तक जितना भी पोर्शन हम लोगों ने किया है, इसमें से मैक्सिमम पोर्शन के अंदर से थोड़ा थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल था, वो मैंने आप लोगों को अलग से लिखवा दिया। मैक्सिमम जो पोर्शन है उसके अंदर आप लोगों के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उसके अंदर आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनसे आप लोगों को सिंपल सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और जब आप फॉर्मूले में देखोगे कि क्या क्या चीजें यूज होती हैं, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि फॉर्मूले के अंदर क्या क्या हमें लगाना है, ताकि हम लोग अपने सही आंसर पर पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। जो होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था, उस होमवर्क को आप बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपने डाउट्स को भेज सकते हैं, जो कि है 8467912306। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।